बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर नाज़रीन, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि स्टोरी पसंद आएगी आपको। मेरा बाप पेशे से एक माहिर स्पेरा था। इसने अपनी ज़िंदगी में कई बड़े बड़े नागों को पकड़कर अपने कब्जे में किया था, लेकिन अब ज़ईफ़ुल उम्री और सेहत ख़राब होने के बायस वो अपने पेशे को जारी ना रख सकता था और ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं शहर जाकर कमाना चाहता था, लेकिन अपने बाप के हुक्म के आगे मजबूर इस शोबे में दिलचस्पी ना होने के बावजूद भी ये करने लगा। मुझे एक बार स्पेरा बनने में वक्त लगना था, लेकिन मेरा बाप मुझसे मायूस हो चुका था और कहने लगा कि मैं चाहता था कि तुम एक माहिर स्पेरे बनो। जो काम में सारी ज़िंदगी जो मुकाबला ना जीत सका, वो तुमसे उम्मीद रखी थी। दरअसल हमारे गाँव में बहुत बड़े बड़े स्पेरे थे और जहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी मुनक्किद किया जाता था और इस मेले में स्पेरे शिरकत करते। फिर एक बड़ा मुकाबला करवाया जाता। जिस स्पेरे के पास सबसे बड़ा खूबसूरत नाग होता, वो गांव वालों की तरफ से ढेरों इनामात उसको मिलती है और इस नाम की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इस गांव में रहने वाले स्पेरे तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए कभी भी मेरे बाप को अपनी ज़िंदगी में यह मौका ना मिला वो ये मुकाबला जीत लेता, क्योंकि इस गाँव में मेरे बाप से बड़े स्पेरे थे जो हर साल ये मुकाबला जीत लिया करते थे। यूँ हमारी ज़िंदगी गुर्बत के इर्द गिर्द ही घूमती रही। हमारे गांव के पीछे एक बहुत बड़ा सांपों की बस्ती थी, जहाँ बड़े बड़े सांप मिल जाते थे और ये पूरा पतीला इलाका था जहाँ नागों का मिलना बहुत मुश्किल ना था। लेकिन मज़े की बात, जब कोई ऐसा नाग हाथ लग जाता जो मुकाबले में जितवा सकता था, तो हमारे गाँव में एक शख्स को, एक स्पेरे को ऐसा सुनहरे रंग वाला नाग मिल गया कि इसकी किस्मत ही बदल गई। मगर जल्द ही वहाँ की पुलिस को इल्म हो गया और उसने उस सुनहरे रंग वाले खूबसूरत नाग को अपने कब्जे में ले लिया और शहर हुकूमत के पास दे दिया। हुकूमत ने उस पेड़े को काफ़ी इनामात दिए, जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई और फिर उस नाग को हुकूमत ने चिड़ियाघर में लोगों के लिए रख दिया कि लोग इसको खुशी खुशी देखें। एक दफ़ा इसी ख्यालों में मुझे भी एक खूबसूरत काले लंबे बालों वाले पुष्ट पर बिखेरे हुए हमारे गांव की हरगज़ ना लग रही थी कि दुशीसा नजर आई। तभी मैं इससे कहने लगा कि इस तरह आपका अकेला यहाँ बैठना दुरुस्त नहीं था। जो कि रास्ते में बैठी रो रही थी। आप कहाँ से आई हैं और इस तरह क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि अपनी बदकिस्मती पे मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं। मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया है। मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैंने इनकी इजाज़त के बगैर खाना खा लिया था। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरे पूरे जिस्म पर नील पड़ गए हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। फिर इसने जैसे ही अपने बाजू पर से कपड़ा हटाया तो मैं धक से आ गया था, क्योंकि इसका पूरा बाजू नीला हो रहा था और गर्दन पर भी नीले निशानात नजर आ रहे थे। मैं दिल में सोचने लगा कि कोई औरत इतनी तंगदिल कैसे हो सकती है कि इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की को जानवरों की तरह यूँ मारे। मैं इस खूबसूरत लड़की को यूँ अकेला इस जगह पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए इसे कहने लगा कि इस तरह से अकेला बैठना यहाँ मुनासिब नहीं। पता तो है कि ये ज़माना किस कदर ख़राब है। चलो आओ मेरे साथ। मेरे घर में अब्बा अम्मा और मेरी बहनें हैं, वो तुम्हें महरम भी लगाएंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगी। मेरी बात सुनकर वो आंसू भरी नज़रों से मुस्कुरा दी। फिर कहने लगे कि तुम इंतहाई दर्द दिल रखने वाले इंसान नज़र आते हो। तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया। मेरे पास अभी कोई ठिकाना भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे कोई ठिकाना मिल जाएगा मैं जल्दी ही वहाँ चली जाऊँगी। मैंने इसकी बात पर सर हिला दिया। वो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आ रही थी। मैं इस घर तो ले जा रहा था, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि कहीं अम्मा अब्बा इसे देखकर गुस्सा न करे। वो शायद कुछ और समझे कि शायद मैं इसे कहीं से भगाकर अपने साथ ले आया हूँ। नहीं नहीं, लेकिन मैं इन्हें साफ साफ बता दूंगा कि ये किस कदर लाचार मजबूर मुझे रोती हुई मिली है। इसको बात को उसने अपने दिल में ऐसे ही ख्याल किया। जैसे मैं घर में दाखिल हुआ तो इस नौजवान लड़की को मेरे पीछे देखकर अम्मा और अब्बा समेत मेरी बहनें भी हैरत से दो चार थी। मेरी दोनों बहनें रकैया और सुफिया इस लड़की के इर्द गिर्द ऐसे घूम घूम कर देख रही थी जैसे वो कोई दुनिया का अनोखा अजूबा हो। मैं अब्बा की आंखों में अपने लिए लानत मलामत पहले से ही देख चुका था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ गलत समझते, मैं फौरन ही अम्मा से जाकर कहा कि अम्मा, इस लड़की का बाप मर चुका और सौतेली माँ ने इस पर जुल्म ज्यादती करके इसे घर से निकाल दिया। ये रास्ते में खड़ी रो रही थी। शायद हमारे गांव की नहीं है, दूसरे गांव की है। मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। इसका जख्मी वजूद देखें, आपको खुद ही इसके ऊपर होने वाले जुल्म ज्यादती का पता लग जाएगा। अम्मा अब ऊपर से लेकर नीचे तक इसे देख रही थी। फिर मेरी बहन सफ़िया मुझे कहने लगी कि अच्छा हुआ दीनू तुम इसे लेकर आ गए। देखो तो सही किस कदर खूबसूरत लड़की। अल्लाह ने इसे बहुत फुर्सत से बनाया होगा। यकीनन ऐसी खूबसूरत और हरी आंखों वाली लड़की तो हमारे पूरे गांव में नहीं है। मेरी दोनों बहनें भी मेरी तरह इस अनजान लड़की की खूबसूरती से मुतासर थी। अब अम्मा इसका बाजू हटाकर इसके जिस्म पर नील देखकर रही थी। फिर अफसोस से कहने लगी कि न जाने कितनी जालिम औरत होगी जो इतनी प्यारी लड़की को इसने इतनी बेदर्दी से मारा। इस लड़की ने अपना नाम शबनम बताया था। वो मेरी बहनों से यूं बातें कर रही थी जैसे बचपन से इन्हें जानती हो।
फिर चंद दिन बाद ही वो घर के एक एक फर्द से यूँ घुल मिल गई जैसे शुरू से ही इस घर में रह रही हो। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि दीन मोहम्मद के घर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की आई जिसकी आंखें खूबसूरत और हरी हैं। वो दूर दूर से गांव की औरतें शबनम को देखने के लिए हमारे घर आती। जब भी वो किसी औरत को आते हुए देखती तो भागकर कमरे में छुप जाया करती थी। फिर अम्मा को कहती कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे यूँ देखे, इसलिए आप भी इनको आने से मना कर दें। अम्मा के कहने पर अब अक्सर ही औरतों को मना करती है। शबनम एक मासूम लड़की है, वो अनजान लोगों को देखकर घबरा जाती है। अब वो हमारे साथ हमारे घर में एक फ़र्द की तरह रह रही है। कुछ दिनों बाद फिर रूही भी अपनी माँ के साथ हमारे घर आई और इसने जब शबनम को देखा तो इसकी आंखों में साफ हसद और जलन की नज़र आ रही थी। शायद वो इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर इसे जल रही थी। रूही ने तिरछी नज़रों से मुझे भी देखा था कि मैं इस लड़की के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा, लेकिन मैं इन दोनों को नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ रहा करता था। शबनम ज़्यादातर अम्मा और बहनों से ही बातें करती रहती थी। वो हर लिहाज से एक अच्छी और समझदार लड़की लगती थी। कभी भी इसने मेरे आगे पीछे ही घूमने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं क्या, अगर गांव का कोई भी अमीर तरीन ज़मींदार भी होता तो शायद इसकी खूबसूरती से मुतासर हुए बिना ना रह सकता था। एक दिन जब मैं अपनी चौपाल में बैठा था, मैंने मुख्तलिफ मिट्टी की हांडियाँ बनाकर रखी हुई थी। जब मैं छोटे छोटे नाग पाल रखे थे जिनमें इनके बड़ा होने का मुंतज़र था। मैं अपना काम कर रहा था कि अचानक वहाँ शबनम आ गई। वो सारी चीज़ों को हैरत से देख रही थी। मेरे साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गई और कहने लगी कि तुम्हें इन बेचारे सांपों को कैद करके क्या मिलता है, तुम आखिर इन्हें आज़ाद क्यों नहीं कर देते हो। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। फिर अपने दोस्त के साथ हमारे घर आने वाले एक नाग को देखने के लिए इसकी बातें मुझसे वाकई तशवीश में मुब्तला कर रही थी। अब मैं दिन रात परेशान रहने लगा। शबनम ने 2-3 दफ़ा मुझसे पूछा, लेकिन मैंने इसे टाल दिया। फिर क्या मदद कर सकता था, इसने कुछ ना बताया था। फिर अब्बा से कहने लगा कि मैं अभी शहर चला जाता हूँ चंद दिन के लिए, जब तक ज़िम्मेदार को टाले रखना, क्योंकि ज़िम्मेदार उस लड़की खूबसूरत शबनम को मुतालबा कर रहा था। चंद दिन के लिए शहर छोटे भाई के पास आ गया। शहर में एक बड़ा दोस्त भी रहा करते थे। 1 हफ्ते तक इसके पास रहता और इसे कोई बहाना करता रहा, यहाँ नौकरी, घूमने के लिए वगैरह का, इस तरह का बहाना। ज़मींदार को भी अब्बा ने किसी न किसी तरह बहाना करके टाल रखा था। फिर एक दिन यूँ हुआ कि जिसका मुझे वहम गुमान भी ना था, क्योंकि अब्बा का दोस्त चचा बशीर आया और इससे अब्बा से कहने लगा कि तेरे घर में रहने वाली हरी आंखों वाली लड़की इंसान नहीं बल्कि इच्छाधारी नागन है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे नागन का रूप बदलते देखा है। मुझे चचा बशीर की दिमागी हालत पर शबा था। अब्बा भी इसकी बात सुनकर हैरान था। फिर कहने लगा कि ये क्या कह रहे तू, भला एक इंसानी लड़की नागन कैसे हो सकती। फिर चचा बशीर ने जो कहानी सुनाई थी, इसे सुनकर हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। इसका कहना था कि कल मैं सांपों की बस्ती की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी। ये लड़की मुझसे इतने फासले पर थी कि ये मुझे ना देख सकती थी। आज तक मैंने अपने गांव की लड़की या औरत को इस तरफ जाते हुए नहीं देखा, इसलिए जब मैंने इस लड़की को वहां जाते हुए देखा तो थोड़ी परेशानी में मुब्तला होकर इसका पीछा करने लगा, लेकिन फिर शदीद हैरत से दो चार हो गया जब ये एक घनी झाड़ियों के सामने रुक गई थी। मैं एक दरख्त के पीछे छुपकर इसे देख रहा था। फिर इसने इधर उधर देखा और मेरे देखते ही देखते ये एक नागन के रूप में ढलकर इन झाड़ियों में घुस गई थी। मैं 2-3 घंटे तक इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन ये बाहर ना निकली थी। फिर जब मैं शाम को तुम्हारे घर आया तो मुझे एक और झटका लगा, क्योंकि मैंने जिस लड़की को वहाँ जाते हुए देखा था, इसने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे तुम्हारे घर में रहने वाली लड़की ने पहने हुए थे। मैं इसकी शक्ल ना देख पाया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये हरी आंखों वाली लड़की वही है। चचा बशीर की आंखों और चेहरे पर बिल्कुल भी झूठ ना लिखा हुआ था। वो पुरयकीन लहजे में ये सब बातें बता रहा था। फिर मैं अंदर गया और शबनम को हर तरफ ढूंढने लगा, लेकिन वो गायब थी। फिर अब्बा ने मुझे और चचा बशीर को चुप रहने का कहा और वादा लिया कि ये बात वो किसी को ना बताए, क्योंकि वो खुद शबनम को अपनी आंखों से एक नागन के रूप में डलता हुआ देखना चाहते थे। तभी इनको इन सारी बातों पर यकीन आना था। मेरे और अब्बा के कहने पर चचा बशीर ने हमारी बात सुनकर हामी भर ली। अब हम इसके आने के मुंतज़र थे, क्योंकि अम्मा के कहने के मुताबिक वो रोज़ाना सुबह में कहीं जाती थी और फिर शाम को ही वापस आती थी। अब अब्बा के साथ मैं भी इस पर नज़र रखने लगा था और चचा बशीर तो वैसे ही इसकी ताक में था। फिर दूसरे दिन जब वो घर से बाहर गई तो मैं भी इसके पीछे पीछे था और फिर आखिरकार चचा बशीर की बात बिल्कुल ठीक निकली। वो वाकई ही लड़की नहीं बल्कि एक नागन थी। मेरे सामने ही इसने एक नागन का रूप दहाड़ा इन झाड़ियों में घुसती चली गई, जहाँ पर एक जख्मी नाग को मरहम लगाया था। फिर मैं वहीं बैठा रहा और जब तक वो बाहर ना निकली मैं भी वहाँ से ना हिला था। फिर तकरीबन 3-4 घंटे बाद वो बाहर निकली थी। वो नागन बनकर अंदर गई थी, फिर नागन बनकर ही बाहर निकली, लेकिन मेरे देखते ही देखते इसने एक इंसानी लड़की का रूप धार लिया था और वो शबनम बनकर हमारे घर जा रही थी। मैं खौफ से दहल कर रह गया था। इसका मतलब था कि चाचा बशीर की आंखों ने जो कुछ देखा था वो धोखा नहीं बल्कि हकीकत थी।
अब भी वो 2-4 कदम ही चली थी कि अचानक मैं सामने आ गया और गौर से इसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा कि कौन हो तुम और यूं इंसान बनकर हमारे घर जाने का मकसद क्या है तुम्हारा। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में मसनूई उलझन थी, जैसे वो इन सब से अनजान बनना चाह रही थी। फिर मैं इससे कहने लगा कि मैं तुम्हारी हकीकत जान चुका इससे पहले कि तुम हमारे गाँव के रहने वाले स्पेरों के हाथों किसी खतरे से 2-4 हो जाओ। मुझे यकीन पूरी बात बताओ। मेरे लहजे में कुछ ऐसा था कि वो मेरी बात सुनकर रुक गई थी। फिर कहने लगी कि हाँ, मैं इच्छाधारी नागर हूँ। आज से कुछ अरसा पहले मेरा साथी नाग और मैं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक ही इस पर किसी ने हमला कर दिया। इससे ताकत में ज़्यादा थे, लेकिन अभी इसे पूरा इच्छाधारी नाग बनने में थोड़ा वक्त था, इसलिए वो किसी खतरनाक स्पेरे के हाथों जख्मी हो गया था। फिर मैं इसे लेकर अपने सांपों की बस्ती में चली आई, क्योंकि मुझे पता था कि इस गांव में रहने वाले स्पेरे बहुत मेहरबान और नेक तबीयत के मालिक हैं और इनके पास वो मरहम भी होता है जिसे लगाकर मेरा साथी नाग बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैं मदद मांगने के लिए इस गांव में आई थी, लेकिन मेरा साथी नाग इस काबिल नहीं था कि वो मेरी तरह इंसान बनकर किसी की मदद हासिल कर सके। इसलिए मैंने इंसान बनने का फैसला किया और तुम्हारे सामने आ गई। तुम भी एक मेहरबान तबीयत के मालिक थे। फिर मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने का फैसला किया था। चंद दिन बाद ही वो मरहम मुझे मिल गया था, तुम्हारे घर में रखा हुआ था और तुमने एक बार मेरे साथी नाग को भी लगाकर इसकी मदद की थी। मैं इसकी कहानी हैरत से सुन रहा था। फिर कहने लगा कि अच्छा, तुमने जब भी मुझे इस मुकाबले में जितवाकर मेरी मदद का एहसान उतारने की कोशिश की थी। मेरी बात सुनकर इसने नज़रें झुकाई और कहने लगी कि हाँ, ये बात सच है कि मैं इस दिन वाकई ही एक इच्छाधारी नागन बनकर इस मुकाबले में गई थी। तुम्हारे चेहरे पर जो मायूसी और परेशानी थी, इसे मैं खुशी में बदलना चाहती थी और फिर मैं अपने मकसद में कामयाब होगी जो तुमने जीतने के बाद वो अनामी रकम हासिल की थी। अब मेरा साथी नाग बिल्कुल ठीक हो गया, सिर्फ 2-3 दिन में। इसके बाद मैं इसे अपने साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। मैं इसकी बात सुनकर इसे कहने लगा कि हमारे गाँव में रहने वाले 2-3 लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। अब वो तुम्हें किसी सूरत भी यहाँ ना रहने देंगे। इससे पहले कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो, तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि गाँव में रहने वाले किसी भी इंसान की वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। फिर मैंने इसे सारी बात बता दी कि कैसे चचा बशीर ने तुम्हारा पीछा करके तुम्हारी असलियत जान ली है। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। फिर कहने लगी कि अभी मेरे साथी नाग को ठीक होने में 2-3 दिन बाकी हैं, फिर मैं इसे ऐसी हालत में कैसे लेकर जा सकती हूँ। फिर मैं इससे कहने लगी कि ठीक है, मैं अब्बा से 3 दिन की दवा तैयार करके तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तुम कहीं और जाकर इसके साथ रहो और वो दवा इस्तेमाल करके अपने साथी नाग को मुकम्मल सेहतयाब कर सकती हो। वो मेरी बात सुनकर मुतमिन थी और फिर झुककर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। फिर मेरे देखते ही देखते वो एक नागर बन गई थी और वहीं झाड़ियों में अपने साथी नाग के पास जाकर छुप गई। अब मुझे ना सिर्फ इसके लिए दवा तैयार करवानी थी, बल्कि इसकी हिफाजत भी करना थी। आखिर वो मेरी मोहसिन थी, इसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी, तो बदले में मुझे भी इसके एहसानों का बदला उतारना था। फिर मैंने घर जाकर जड़ी बूटियाँ लाकर अब्बा को दवा तैयार करने को कहा तो वो कुछ हैरान था। फिर मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा जी, जो बात छुपी है इसे छुपी ही रहने दे। चचा बशीर को आपने जो भी चुप करवाया, इसलिए हमें भी ये बात भूलकर पर्दा डाल देना चाहिए। अब्बा को मैंने सारी बात बताकर खामोश करवा दिया था। फिर इनकी तैयार की हुई दवा इस नागन के हवाले कर दी थी। वो मेरी शुक्रगुजार होकर हमेशा के लिए वहाँ से चली गई थी। वो मदद की तालब होकर आई थी, लेकिन मुझ समेत मेरे पूरे घर पर एक बहुत बड़ा एहसान करके भी गई थी। इसकी खूबसूरत हरी आंखें आज भी मेरी आंखों के सामने आकर इसकी याद दिलाती हैं। अब मैं इसे क्या बताता कि मैं तो इसे लड़की समझकर अपने दिल में बसा बैठा था और इसे शादी करने के सपने भी सजाने लगा था, लेकिन अब इस बात को मैं अपने सीने में दफन कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।